दोस्तों आज हम क्लास 12th अकाउंट्स के 1-in-1 लेक्चर में डिवेंचर टॉपिक को कवर करेंगे। डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर जो है आपके क्लास 12th के सिलेबस में है और जो दूसरा पार्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम इशू ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे और इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड मैं आपके लिए इसमें 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और ये जो 20 क्वेश्चन है ये 20 आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो मैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ डिवेंचर को समझने से पहले डिवेंचर का मतलब समझना पड़ेगा। जब कंपनी को अपने ओनर के कैपिटल से फंड जो है वो जितना जरूरी होता है उतना पूरा नहीं हो पाता है, तो उस केस में कंपनी का जो शॉर्टेज ऑफ फंड है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी को उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो एक रास्ता तो बैंक से लोन लेने का है, तो बैंक से लोन लेने की बात हम नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता जो है वो पब्लिक से उधार लेती है, आम पब्लिक, जनता से, ठीक है। तो पब्लिक से अगर कंपनी उधार मांगती है तो पब्लिक कहती है भाई क्या प्रूफ है कि आप मुझे पैसा लौटाओगे, क्या भरोसा है कि आप मुझे पैसा दोगे, आपकी कंपनी कहीं भाग गई, डूब गई कंपनी, तो उस केस में जो है कंपनी बताती है कि देखो मेरा टर्नओवर ये है, मेरा पूरा कंपनी का डिटेल, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि देखो मेरे कंपनी का इतना टर्नओवर है, सब कुछ ये है, आप पूरा डिटेल से देख लो, आपको भरोसा लगता है तो आप मुझे उधार दे देना। तो पब्लिक को अगर वो प्रोस्पेक्टस देख के भरोसा हो जाता है कि हाँ ये कंपनी तो सही है, तो पब्लिक जो है उस कंपनी को उधार देने के लिए तैयार हो जाती है। तो पब्लिक से जो कंपनी उधार लेती है और बदले में कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है। जैसे आप किसी कॉलेज स्कूल में आपका एडमिशन होता है तो आपको वहाँ पे एक एडमिशन लेटर मिलता है। अगर आपका कहीं जॉब के लिए भी अपॉइंटमेंट हुआ है तो वहाँ भी ऑफर लेटर आपको मिलता है। तो वैसे ही कंपनी भी उन पब्लिक को जिनसे उन्होंने उधार लिया है उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि हाँ मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार ले लिया है, मैं आपको 5 साल 10 साल 20 साल जो भी एक टाइम पीरियड है उस टाइम के बाद मैं आपको लौटा दूंगा और पूरे इतने सालों में 5 साल 10 साल के लिए जो लोन लिया गया है उस समय के बीच में हर साल मैं आपको इतना इतना रेट से इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो वही एक सर्टिफिकेट जो है जो लोन के बदले में, उधार के बदले में पब्लिक को कंपनी ने जो इशू किया है उसी को डिवेंचर कहते हैं। और आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर की। इसके दो पहलू है। इशू यानी कि आज मैंने पब्लिक से उधार लिया है तो उसकी क्या अकाउंटिंग की जाएगी, एंट्री की जाएगी। दूसरे वो जब मैं वापस लौटाऊंगा तो उस समय भी अकाउंटिंग की जाएगी, एंट्री की जाएगी। तो वो जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम जो आज पूरा का पूरा बात करने वाले हैं सिर्फ एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर में जो है वो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि मैं आपसे 100 रुपये मांगता हूं और मैं आपको कहता हूं कि मैं 100 रुपये ही लौटाऊंगा। तो कंडीशन 1 देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद में एक एक करके मैं इन सब का डिटेल से बताऊंगा। दूसरा कंडीशन है कि मैं 110 रुपये आपसे लूं और मैं बोलूं कि मैं आपको जो है वो 100 रुपये ही लौटाऊंगा। तीसरा कंडीशन है कि मैं आपसे 90 रुपये लूं और मैं आपको 100 रुपये लौटाऊं। मन में ख्याल सर ये 90 रुपये लेके 100 रुपये लौटाओगे, ये तो ठीक है, पर 110 रुपये लेके 100 रुपये लौटाओगे, कम। ये सारा अभी हम डिटेल से समझने वाले हैं। दूसरा कंडीशन है कि मैं आपसे 100 रुपये लेता हूं और मैं आपको 110 रुपये लौटाने का वादा करता हूं। 105 रुपये कर लेते हैं। मैं आपसे 110 रुपये लेता हूं और मैं आपको 105 रुपये लौटाने का वादा करता हूं। एक कंडीशन है कि मैं आपसे 90 रुपये लेता हूं और 105 रुपये लौटाने का वादा करता हूं। और छठा 6 कंडीशन हो गए। सातवां जो है वो आपका है ये, यानी कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, यही 6 सिलेबस में है। तो ये 6 का लॉजिक क्या है हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला केस हमने क्या कवर किया कि 100 मैंने आपसे लिया और 100 ही देने का वादा किया। तो केस 1 जो है आपका इस 100 वाला 100 में, मतलब ये किसको बोलते हैं, इशूड एट पार।
और इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। ये इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार। पार का मतलब समझते हैं, आपने शेयर चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा कि ये पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू को ही एट पार कहते हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो डिवेंचर का हमेशा फेस वैल्यू 100 मानेंगे। सर्टिफिकेट जो डिवेंचर है उसका हमेशा क्या मानेंगे, 100 रुपये, और उसी को एट पार बोलो या फेस वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू बोलो या फिर ओरिजिनल वैल्यू बोलो। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि मैं आपसे 100 रुपये लेता हूं, 100 रुपये लौटाऊंगा, यानी इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये मैंने आपको दिया, 100 रुपये का सर्टिफिकेट दिया, आपने 100 रुपये मुझे दे दिया, तो 100 रुपये इशूड एट पार और 100 रुपये ही मैं आपको लौटाने का वादा कर रहा हूं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री जो होगी, पहला जब पैसा आता है कंपनी के पास तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कंपनी के पास कितना पैसा आया है, 100 रुपये आया है। ये वैसे ही है जैसे शेयर कैपिटल में था, तो सबसे पहला बैंक कंपनी का पैसा आया है तो डेबिट वर्ड कम्स इन कह लो, या फिर बैंक के थ्रू आया तो डेबिट द रिसीवर, हमारा बैंक रिसीवर है, 100 रुपये आया। किसके थ्रू आया है, एप्लीकेशन के थ्रू। हर एक में 2 एंट्री होता है, तो एक ट्रांजैक्शन के, तो यहाँ पे पैसा जो आया है उसकी एंट्री कर दिया एप्लीकेशन के थ्रू, और सेकेंड एंट्री जो होगा, अब ये डिवेंचर एप्लीकेशन जो है इसको हम डेबिट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। सर ये इसका लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, अगर आप लोन लेते हैं बैंक से तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ना। ओके, तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ भी आप लोन लिए, ये क्रेडिट में डिवेंचर एप्लीकेशन है, ये डेबिट में डिवेंचर एप्लीकेशन है। क्रेडिट से डेबिट अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, आपका बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ पे बैंक इसीलिए डेबिट हुआ था क्योंकि डेबिट जो है, बैंक या कैश के भाषा में अगर बोलूँ तो डेबिट वर्ड कम से, जो चीज़ मेरे पास आती है उसको डेबिट करो, और बैंक लोन क्योंकि मेरी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। LIC मैंने आपको पहले कभी बताया था, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। या दूसरे भाषा में बैंक जो है वो गिवर है तो गिवर क्रेडिट द गिवर, दोनों में से किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैंने पब्लिक से पैसा लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, और दूसरे डिवेंचर यानी कि मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 5 साल 10 साल बाद इतना पैसा लौटाऊंगा। नदिया के उस पार यानी कि लौटाना, और नदिया के इस पार मेरे पास पैसा आ रहा है, तो यानी कि परसेंटेज डिवेंचर एक प्रकार से मेरे लिए लायबिलिटी है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि बैंक लोन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम एप्लीकेशन के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप मेरे कंपनी का डिवेंचर खरीदिए, तो इस केस में हम एप्लीकेशन की पहले एंट्री करते हैं कि हाँ पब्लिक ने इतना इतना लोग जो है इंटरेस्ट है उनका हमारे कंपनी का डिवेंचर खरीदने में, तो हमने पहले उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्चुअल में मैं उनको डिवेंचर जो सर्टिफिकेट है वो मैं अलॉट कर दूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने सिर्फ अभी केस 1 किया है। अब हम बात कर रहे हैं केस 2 की कंपनी जो है 110 रुपये आपसे मांगती है और 100 रुपये जो है वो लौटाने का वादा करती है। सर ये कैसा मजाक है कि 110 रुपये आज कंपनी मांग रही है और 100 रुपये लौटाने का कम। ये इसका मतलब 100 से ज्यादा। हमेशा डिवेंचर की जो वैल्यू मानेंगे, फेस वैल्यू 100 मानेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 100 से ज्यादा पब्लिक मांग रही है, इसका मतलब कंपनी का जो नेम एंड फेम रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो कंपनी क्या कि भाई आप मेरे कंपनी का अगर आप डिवेंचर खरीदते हो तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरी कंपनी तो कहीं डूबने वाली नहीं है, मेरी कंपनी तो बहुत ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट तो कंफर्म मिलेगा। तो इसीलिए जब कंपनी का नेम एंड फेम गुडविल अगर ज्यादा है तो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। एक नॉर्मल अगर भाषा में समझाऊं, एक ढाबा में अगर आप कुछ खरीदने जाते हो, खाना खाते हो, लंच करते हो, वो चार्ज एक रेस्टोरेंट में जाते हो, दोनों में अंतर है ना। एक रेस्टोरेंट जाओ, एक होटल जाओ, अंतर होता है ना। एक छोटे मिठाई के शॉप में जाओ, वहाँ पे चार्ज अलग है। आप नथु स्वीट्स या फिर हल्दीराम में अगर जाओ तो कॉस्ट अलग है, ये तो आपको मालूम है ना। तो वही यहाँ पर भी है कि कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करे जिसको प्रीमियम कहते हैं। अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज करती है तो उसको प्रीमियम कहते हैं, और अगर कंपनी फेस वैल्यू से कम चार्ज करती है तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट तो मैं आपको 100 रुपये वाला ही दे रहा हूँ,
पर ये 100 रुपए वाला चीज जो है मैं आपसे कितने में खरीद रहा हूं, वो है आपका इशू ऑफ डिवेंचर यानी नदिया के पार। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन में 100 रुपए वाला चीज मैं आपको दिया और आपसे 110 रुपए लिया, तो एंट्री हो जाएगी केस नंबर जो है वो 2 में। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने यही 100 रुपए आएगा। परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा जो है वो फेस वैल्यू आएगा, ऑलवेज फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो 100 से आपने यहाँ पे ज्यादा में इशू किए हो ना तो आपके लिए फायदा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है तो कंपनी के लिए फायदा है, और उस फायदे को क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स ना, तो उस फायदे को हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने रुपए का फायदा है कंपनी को, 10 रुपए का। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं केस 2 में ये जो है आपका 100 वाला है, मैं ये बोल सकता हूं कि 110 वाला जो है कंपनी कितने में रिडीम कर रही है, 100 में। ठीक है, तो डिवेंचर का जो यहाँ पे परसेंटेज, ये परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है इस रेट से कंपनी इंटरेस्ट देने का वादा कर रही है, यानी इतने रेट से कंपनी के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगा, कितना इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज डिवेंचर के सामने वाला वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। एंड थर्ड केस जो है आपका इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, मतलब कंपनी जो है 100 रुपए वाला चीज आपको दे रही है और बदले में कह रही है 90 रुपए ही दे दो। मतलब ये कि या तो कंपनी नई नई स्टार्ट हुई होगी या फिर कंपनी जो है लॉस में जा रही है, तो कंपनी जो है पब्लिक को लालच देने के लिए कि आओ मेरे कंपनी मुझे उधार दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा और जो मार्केट में रेट चल रहा है ना उसे मैं सस्ता में दे रहा हूँ, 100 वाला चीज 90 में ले लो। तो आपको भी अगर डिस्काउंट दिखता है तो आप खरीदते हैं ना, तो वही एक कहानी है। तो क्या एंट्री होगा केस नंबर 3 में, केस 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। हम 90 वाला 100 रुपये लौटा रहे हैं, तो बैंक के सामने क्या आएगा, बैंक के सामने हमेशा आएगा इशू वाला। क्या आएगा, इशू वाला, या ऐसा कह लो कि बैंक के सामने हमेशा नदिया के इस पार वाला आएगा। मतलब आप कितने में इशू करते हो वही वाला बैंक के सामने आएगा। अब इसमें प्रीमियम इंक्लूड हो चाहे इसमें डिस्काउंट इंक्लूड हो चाहे फेस वैल्यू पे बेचे, जितना पहली बार मेरे पास पैसा आया है ना वही अमाउंट आपके बैंक के सामने आ जाएगा। तो मेरे पास 90 रुपये आया है, अब मैं कितने रुपए लौटाने का वादा कर रहा हूं, 100 रुपये लिखा है 90 वाला 100 में। तो बताइए 10 रुपये मुझे घाटा हुआ या फायदा हुआ, घाटा हो गया ना, उस घाटे को बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये आपका थर्ड केस भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 केस कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 3 केस अभी कंप्लीट कर लेते हैं। और फोर्थ क्या था कि मैंने 100 रुपये आपसे लिया और कितने रुपए मैंने 100 के साथ हमने क्या सीख लिया, 100, 110 के साथ 100, 90 के साथ 100। अब हम बात करेंगे 100 रुपये आपसे लेते हैं और 105 रुपये लौटाने का वादा करते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 100 रुपये आया, 105 रुपये लौटाना है, खुशी की बात है। तो इसको कहते हैं इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 से ज़्यादा, मैंने बताया 100 से ज़्यादा है तो प्रीमियम, 100 से कम है तो डिस्काउंट। तो मैं 100 से ज़्यादा आपको लौटाने का वादा कर रहा हूं, तो क्या है ये आपके लिए ये फायदा है, मेरे लिए नुकसान है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100, डिवेंचर में 100, परसेंटेज डिवेंचर मैंने बताया था हमेशा क्या आएगा इसके सामने, फेस वैल्यू, और परसेंटेज डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे बताओ मैं 100 से ज़्यादा लौटाने का वादा किया, तो ज़्यादा लौटाने का वादा किया, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लायबिलिटी है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा लौटाऊंगा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मैं आपको लौटाने का वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है, LIC। तो इस लायबिलिटी का नाम होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10 रुपये, ये प्रीमियम और रिडम्पशन। और यहाँ मैंने बताया था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दोनों में अंतर क्या है, ये जो है आपके लिए इनकम में फायदा है, क्योंकि
क्योंकि 100 वाला चीज मैं आपको अगर 110 रुपए में बेच रहा हूं तो 10 रुपए मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिया, तो ये मेरे लिए फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और यहां मैं 100 रुपए वाला चीज 105 रुपए यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने का वादा कर रहा हूं, तो ये भी एक प्रीमियम है, ज्यादा लौटाना, बट ये लौटाने का वादा कर रहा हूं तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ये मेरे लिए इनकम था, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। और आज मैं 10 रुपए या 5 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने का वादा कर रहा हूं तो मेरे लिए घाटा है ना, ये मैंने 10 लिख दिया, 5 रुपए, तो 5 रुपए लौटाने का वादा कर रहा हूं, घाटा। और घाटे को हम किस नाम से शो करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये आपका केस 4 भी कंप्लीट हो गया है। केस 5 जो है क्या है, केस 5 में आपका है 110 रुपए वाला 105 रुपए में, यानी कि मैं आपसे 110 रुपए मांग रहा हूं और 105 रुपए लौटाने का वादा कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि दोनों प्रीमियम पे है। यानी कि 100 वाला चीज मैं आपसे 110 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा आया, और यहाँ पे मैं 100 वाला चीज के बदले मैं आपको 105 रुपए लौटाना चाहता हूं, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने का, तो ये मेरे लिए 10 रुपए फायदा है, वो 5 रुपए एक्स्ट्रा जो है मेरे लिए लायबिलिटी है। तो क्या एंट्री होगी, इसकी फर्स्ट एंट्री होगी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक के सामने कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमेशा आप जितने में इशू किए हो वही आएगा। अब ये इशू चाहे प्रीमियम पे हो या फिर डिस्काउंट पे हो, जितने में यहाँ पे आपके पास पहली बार पैसा है बैंक के सामने लिख दो। सेकेंड एंट्री होगी, ये आ गया परसेंटेज डिवेंचर के सामने मैंने बताया हमेशा फेस वैल्यू आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने 10 रुपये ज़्यादा लिए हो तो 10 रुपये फ़ायदा है। प्रीमियम रिडम्पशन आपके लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा देने का वादा की हो तो लायबिलिटी है। 5 रुपये जो एक्स्ट्रा लौटाने का वादा की हो आपके लिए लॉस भी है, तो इसका डबल इफेक्ट यानी लॉस डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए से, 5 रुपये से। तो ये हमेशा याद रखना कि डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए। कभी कभी अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा तो देख लेना आपसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। अब है लास्ट जो है 90 रुपये मैंने आपसे लिया और 105 रुपये लौटाने का वादा करता हूं। तो केस नंबर 6 है 90 वाला, 90 की जगह मैं कितना लौटाने का वादा कर रहा हूं, 105 रुपये। फर्स्ट एंट्री तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये तो दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि पहली एंट्री तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ही होगा, और बैंक के सामने हमेशा जितने में आपने इशू किए हो वही आएगा, यानी कि 90 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। फर्स्ट में चाहे कोई भी कंडीशन हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ही, अमाउंट हमेशा इशू वाला। प्रॉब्लम बस सेकेंड वाले में है, और सेकेंड वाले में क्या होगा कि पहला तो ये डिवेंचर एप्लीकेशन आपने यहाँ जितना क्रेडिट किए हो उतना ही यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट सेकेंड एंट्री में आपका डिवेंचर एप्लीकेशन यही आ जाएगा। परसेंटेज डिवेंचर के सामने मैंने बताया हमेशा फेस वैल्यू ही आएगा, और क्योंकि आपने 100 वाले के बदले में आप 105 रुपये लौटाने का वादा किए हो, 5 रुपये ज़्यादा, तो आपके लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो प्रीमियम और रिडम्पशन 5 रुपये क्रेडिट हो गया। आप 5 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने का वादा किए हो, ये घाटा है आपके लिए। और देखिए 100 वाला चीज़ आपने कितने में बेचा, 90 में, तो 100 वाला चीज़ 90 में बेचो, घाटा तो यहाँ भी हो गया। तो इस घाटे को डिस्काउंट बोलते हैं, तो हम 10 रुपये से क्या एंट्री कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अकाउंट डेबिट 10 रुपये, और 10 रुपये के बाद आपका क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है आपका कितना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर उतना ही होगा जितना कि आपने एक्स्ट्रा लौटाने का वादा किए हो, यानी कि 5 रुपये। तो ये आपका हो गया डेबिट बराबर क्रेडिट। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि डिस्काउंट भी आपके लिए एक प्रकार से लॉस है, घाटा है, और ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने का वादा किए हो ये भी आपके लिए लॉस है। तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट 10 और 5 15 रुपये को एक साथ आप मर्ज करके भी लिख सकते हो 15 रुपये, और एंट्री क्या करोगे, डेबिट किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों को मैं कंबाइन करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 15 रुपये मैं लिख सकता हूं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर आपने इसके साथ नहीं बताया कि आपने ये सारा कंडीशन तो बता दिया, क्या मैं आपसे 100 रुपये लूं और 80 रुपये लौटाने का वादा करूं, कैसा लगेगा आपको, आप ही बताइए। मैं आपसे 110 रुपये मांगूं और आपको 80 रुपये देने का वादा करूं, कैसा लगेगा। मैं आपको 90 रुपये आपसे लूं और आपको मैं 80 रुपये लौटाने का वादा करूं, कैसा लगेगा।
अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वही अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ये सिलेबस में नहीं है और ये एक्चुअल में भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी जो है इशू तो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे कर सकती है, बट रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचिए कि इसकी जितनी वैल्यू है उससे कम क्या आप पैसा लेना चाहेंगे वापिस? आप बोलोगे सर आज के डेट में आप हमसे 100 रुपये ले रहे हो और 10 साल बाद लौटाओगे वो भी 80 रुपये लौटाओगे, कम। अरे 10 साल बाद तो मनी की वैल्यू और कम हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा लौटाना चाहिए और आप कम लौटा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो इसीलिए जो है रिडम्पशन एट डिस्काउंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो चलने के लिए नदिया के इस पार में आप फेस वैल्यू प्रीमियम डिस्काउंट कैसे भी आप इशू कर सकते हो, बट जब नदिया के उस पार जाओगे लौटाने की घड़ी आएगी तो उस समय आप या तो एट पार पे इशू कर सकते, रिडीम कर सकते हो, या फिर एट प्रीमियम डिस्काउंट पे नहीं। ये 6 केस कंप्लीट हो गया। ये 6 केस कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम में जो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है 2 या 3 एंट्री वाला, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये 2-3 एंट्री किस तरह से, सीधा सीधा आपके एग्जाम में यही आपको लाइन दे देगा, इशूड एट पार यानी कि 100 एंड रिडम्पशन एट 105 यानी कि रिडम्पशन एट प्रीमियम, सीधा ये दे देगा और आपको एंट्री करने के लिए बोल देगा, या फिर बोल देगा कि डिवेंचर इतना इशू हुआ है, इतना रिडीम किया जा रहा है इतने पे, तो वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये 6 केस आप अच्छे से समझ लीजिए, इशू ऑफ डिवेंचर के किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूं। इसमें आपका इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन जो है, इसके मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो 6 में से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन जो 5 है वो आपके लिए होमवर्क है, और सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। अगर आपने ये 6 केस आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप आसानी से बाकी के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द फॉलोइंग, यानी कि नीचे कुछ कंडीशन है, उसमें आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड, आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि ए पार्ट में इशूड ₹12,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार। ध्यान देने की बात है इसमें कि कंपनी जो है वो 28,000 रुपये का डिवेंचर इशू कर रही है। एक तो ये इसके आगे रुपीज लगा जाए, ये एक बात है, और इसमें जो रिडीम इशू जो हो रहा है वो एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट पार, यानी कि प्रीमियम है 15%, तो 100 का 15% 15, तो यानी कि कंपनी के पास पहली बार कितने रुपए आया है, 115 रुपये, एंड रिडम्पशन एट पार यानी कि 100 रुपये में ही लौटाना है। तो इसका क्या कंडीशन आ गया, इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार। तो इसका फर्स्ट एंट्री क्या होता है, फर्स्ट एंट्री तो आपको मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फर्स्ट में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि एंट्री होगा क्या। अब सवाल है कि अमाउंट तो हमने सर सीखा था कि बैंक के सामने हमेशा वो अमाउंट आता है जितने में हमने इशू किया है। इशू जो किया है हमने किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब 115 में। तो अब ये 115 से मैं मल्टीप्लाई करूं या क्या करूं? कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किया है तो उसके 2 तरह से कंडीशन हो सकता है। ध्यान देने की बात है, पहले समझ लेना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका समझ लो, इस तरह के जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कंप्लीट हो गया। 28,000 रुपये है और एक होता है 28,000 डिवेंचर्स, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे कंपनी ने 28,000 रुपये का डिवेंचर इशू किया है और यहाँ पे 28,000 नंबर, इसको कहते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर के आगे अगर आपको ये सिर्फ नंबर में दे रखा है तो उसको सिर्फ नंबर ऑफ डिवेंचर्स बोलेंगे, और अगर इस नंबर के सामने अगर आपको रुपीज का सिंबल लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें फेस वैल्यू से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ध्यान देना है कि जब भी डिवेंचर के सामने जो भी कुछ लिखा रहेगा वो हमेशा जो है फेस वैल्यू पे ही रहेगा। या तो एक्चुअल में कंपनी ने इतना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया है तो जितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया है, अगर सिर्फ नंबर लिखा है तो इसमें डिवेंचर का जो भी फेस वैल्यू है, क्वेश्चन में साइलेंट रहने पर मैंने बताया कि फेस वैल्यू 100 मानना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे
और अगर इसके आगे ये रुपीज का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो दोबारा से इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना है। इसके लिए अगर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये 28,000 रुपये में हमेशा याद रखना फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया होगा। कितने में इशू हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी डिवेंचर के आगे होगा तो हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ और फेस वैल्यू से ही डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे। तो 28,000 को 100 से अगर डिवाइड कर दोगे, इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 रुपये लिखा भी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ गया, 280 रुपये आ गया। 280 नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। तो यहाँ पे बैंक के सामने जो है जितना आपने डिवेंचर इशू किए हो, यानी कि 280 डिवेंचर इशू किए हो इनटू कितने में इशू किए हो आपने, 115 रुपये में, तो 115 से मल्टीप्लाई कर दो। एक रास्ता तो ये है, और दूसरा रास्ता है आपका कि आपका ये जो 28,000 रुपये है वो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू से कितना परसेंट ज़्यादा पे आपने इशू की हो, 15%। तो दूसरा रास्ता है कि इस 28,000 रुपये में कितना ऐड कर दो, इसका 15% कैलकुलेट करके आप इसमें ऐड करके बैंक के सामने लिख दो। जो आपको आसान लगे वैसे ही करना। मैं तो सीधा बोलूँगा कि जितना आपने डिवेंचर इशू किए जितने रुपए का, उसमें फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर पहले कैलकुलेट कर लो, और नंबर ऑफ डिवेंचर के सामने आपको मालूम चल गया कि कौन सा कितने में इशू हो रहा है, कितना लौटाना है, तो उतने से आप मल्टीप्लाई करते रहना। तो आप यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू आप पुट करिए, 32,200 रुपये आ गया। नेक्स्ट एंट्री जो होगा वो सेम होगा, क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज के आगे क्या आएगा, डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज दिया होता है वही इंटरेस्ट रेट होता है, तो जो रेट दे रखा है तो हम वही लेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर की परसेंटेज डिवेंचर के सामने मैंने बताया हमेशा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो है 100 रुपये है। नंबर ऑफ डिवेंचर मैंने 280 निकाला है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 28,000 आएगा। और ध्यान से देखिए आपके क्वेश्चन में भी 28,000 नंबर डिवेंचर, 28,000 रुपये का डिवेंचर इशू किया है, मतलब वो यही वाला गिवन है। जब भी रुपीज में अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये परसेंटेज डिवेंचर के सामने जो अमाउंट आना है वो आपको गिवन है। आपने 100 वाला ज्यादा में इशू किए हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा जिसके सामने भी लिखना हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमने 280 कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, प्रीमियम है आपका 15 रुपये, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4,200, और ये तो आपका 32,200 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है मेरे असाइनमेंट का वो फोर्थ था, फोर्थ का ए पार्ट है आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बी पार्ट की बात कर लेता हूँ। बी पार्ट में क्या बोला है, issued rupees 30,000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% and redeemable at a premium of 15%। यानी कि केस बी में जो है वो आपका इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसमें क्या बोला है कि 30,000 रुपये का डिवेंचर इशू है। कितने रुपए का डिवेंचर इशू है, 30,000 रुपये। आगे रुपीज लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर जो आपका आ गया 300 आ गया। तो अब बैंक के सामने कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इशू वाला, इशू एट 10% प्रीमियम है, तो 100 में 10% जोड़ दोगे तो 110 रुपये आएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर आपका 300 है और जो इशू प्राइस है वो 110 रुपये है। इशू एट प्रीमियम यानी इशू प्राइस भी कह सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 33,000 रुपये। आपको मालूम है कि परसेंटेज डिवेंचर, क्योंकि परसेंटेज डिवेंचर के सामने 10 लिखा है तो 10% डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में 100 है, तो ये आपका 30,000 रुपये वही आ गया जो यहाँ पे लिखा था इशू प्राइस। ओके, और क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 10 रुपये के लिए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर है 300, हमने यहाँ कैलकुलेट किया, प्रीमियम है आपका 10 रुपये, तो आपका आ गया 3,000 रुपये। और प्रीमियम और रिडम्पशन, आप रिडम्पशन कर रहे हैं 15% प्रीमियम यानी 15% यानी 15 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने का वादा कर रहे हो, तो 15 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने का वादा कर रहे हो कितने डिवेंचर के लिए, 300 के लिए। इसका मतलब आप 4,500 रुपये लौटाने का वादा कर रहे हो, कितना भी टाइम पीरियड हो। और जितना आप एक्स्ट्रा लौटाने का वादा कर रहे हो वो आपके लिए लॉस है, तो
तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना डेबिट हो जाएगा 4500। तो ये आप देख लीजिए डेबिट बराबर क्रेडिट। तो ये आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। सी पार्ट देख लेते हैं, एक और में लिखा है इशूड ₹80,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। यानी यहाँ भी जो डिवेंचर इशू हो रहा है वो लिखा है 80,000 रुपये का डिवेंचर इशू हुआ, यानी इसमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो आ जाएगा वो 800 आ गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब जो इशू हुआ है यहाँ पे वो इशू हुआ है आपका एट पार एंड रिपेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि मैंने 100 में ही इशू कर दिया है और मुझे कितना लौटाना है, मुझे 110 रुपये लौटाना है। ये आपको क्या करना है, लौटाना रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी आपकी वो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, नंबर ऑफ डिवेंचर आपने कैलकुलेट किए हो 800 और क्योंकि फेस वैल्यू पे ही इशू हुआ है तो यानी 100 में, तो यानी कि यहाँ पे 80,000 रुपये ही आएगा। ये 80,000 रुपये तो आपका यहीं से आ गया। परसेंटेज डिवेंचर के सामने मैंने हमेशा क्या बोला, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फेस वैल्यू डायरेक्टली आपको डिवेंचर के आगे जो अमाउंट लिखा है वो फेस वैल्यू ही होता है, और अगर 800 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा। तो आप 800 × 100 कर लो या सीधा सीधा 80,000 रुपये लिख लो, ये आपका आ गया। प्रीमियम और रिडम्पशन, आप 10 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने का वादा कर रहे हो तो ये आपका लायबिलिटी हो गया 800, 10 रुपये के लिए तो यानी कि 8,000 रुपये, 800 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये, तो ये 8,000 रुपये आपके लिए घाटा भी है, तो उसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ भी चुका है, तो इसी तरह के अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं इशू के तो आपके एग्जाम में सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के दिए हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। गारंटी है कि जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद जो इसमें बच जाएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ ₹8,40,000 एंड टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ ₹80,000 एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹7,20,000। एक्स Limited issued 10% debentures at 10% discount in full satisfaction of the purchase price. Journalize the following. हाँ जी, अब इसी को मैं एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर देता हूँ। सपोज जो है एक्स लिमिटेड ने यानी कि एक बिल्डिंग खरीदा है 8,40,000 रुपये का। तो अब ये सपोज मैंने खरीदा बिल्डिंग 8,40,000 रुपये का, ठीक है। मैंने किसी से बिल्डिंग खरीदा है, मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में मेरा एक दोस्त मिलता है और वो देख के मुझे मुस्कुराने लगता है कि अच्छा आपने तो बिल्डिंग खरीदे हो। मैंने कहा भाई क्यों मुस्कुरा रहा, बता तो दे। वो कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जाओ तुम बिल्डिंग खरीदे हो, अच्छी बात है, बधाई हो। मैंने बहुत उसको रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट करने पे बोलता है कि भाई साहब आपने जो बिल्डिंग खरीदे हो ना 8,40,000 रुपये का, वो भूतिया है, वो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसकी बिजली बिल की जो पेमेंट है वो बहुत सालों से हुई नहीं है, बंद है और बिजली बिल आता रहता है, सालों से बिजली बिल पेमेंट नहीं हुआ है। आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो इसका मतलब बिल्डिंग के साथ उस बिल्डिंग का जो भी बिजली बिल है वो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। वो कम से कम 80,000 रुपये बिजली बिल है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं भागा उसके पास गया जिससे मैंने खरीदा था। कितने रुपए में, 8,40,000 में बात हुई थी। तो मैंने उसको बोला भाई साहब ये इस बिल्डिंग की बिजली बिल बाकी है इतने समय का, कौन पेमेंट करेगा। तो कहता है कोई बात नहीं, तुमको किसने बता दिया, इसने बताया। चलो ठीक है, जो भी है बिजली बिल 80,000 रुपये का बिजली बिल बाकी है वो आप पेमेंट कर देना, क्योंकि बिल्डिंग अब आप खरीद रहे हो तो अब आप ही पेमेंट कर देना। कोई नहीं, आप मुझे अब 8,40,000 मत देना, आप मुझे सिर्फ 7,20,000 रुपये दे दो। अब तो मुस्कुरा दो भाई, अब लड्डू खिला दो बिल्डिंग खरीदने के। सामने वाला मुझे ऐसा कह रहा है, ठीक है अब हुई ना खुशी की बात, ये लो लड्डू खा लो। मतलब ये कि मैंने बिल्डिंग कितने रुपए में खरीदा, तो बिल्डिंग
बिल्डिंग तो मेरे पास 8,40,000 रुपये की ही आई और साथ में ये बिल्डिंग के साथ चिंता भी आई। कितने की चिंता है? वो लायबिलिटी जो मुझे बिजली बिल देना पड़ेगा घर खरीदने के साथ ही, वो मेरे लिए चिंता है। चिंता मतलब लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी है 80,000 रुपये की। तो साथ में लायबिलिटी भी, बिल्डिंग के साथ में लायबिलिटी भी आ गई 80,000 रुपये की। तो अब आप बताइए 840 में से उसने 80,000 रुपये अगर मुझे बिजली बिल अगर हटा दिया जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? इसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 7,60,000 का। बट जो उससे बातचीत उसने कितने रुपये लगा दिया कि उसने कितना बोल दिया देने के लिए? 7,20,000 रुपये दे दो भाई। कितने रुपये दे दो? वेंडर ने कहा कि भाई आप 7,20,000 रुपये दे दो, यानी कि हम दोनों में अग्रीमेंट कितने का हो गया? 7,20,000। और इसी को कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या कहते हैं? परचेज कंसीडरेशन, जितने में सेलर और बायर के बीच में बातचीत हो जाती है। अब ये आपको मालूम है कि वेंडर भी इसको कह सकते हो, क्रेडिटर भी कह सकते हो। हम जिससे सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसको या तो क्रेडिटर या फिर वेंडर कहते हैं। तो देखो अगर 840 में से 80,000 रुपये में घटा दूं तो 7,60,000 रुपये बचता था। बट अब मुझे देना कितना है? 720। फायदा ही फायदा। तो अब बताओ, अगर कोई भी एसेट्स के खरीदने और बेचने पे अगर कोई फायदा होता था तो उस फायदे को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व में। तो हम जो फायदा हुआ है 760 के बदले में मुझे 720 पेमेंट करना पड़ गया है, तो 40,000 रुपये का जो मेरे लिए फायदा है, ये फायदे को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल रिजर्व में। कैसे आया ये? बैलेंसिंग फिगर। तो ये खरीदने का एंट्री हो गया। ठीक है, अब ये 7,20,000 रुपये मुझे अभी देना है, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो दो रास्ते हैं, ये 7,20,000 रुपये का या तो मैं कैश में पेमेंट कर सकता हूं, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता हूं, या फिर मैं इसका बिल पेमेंट कर सकता हूं कि मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकता हूं कि मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। या फिर इसके बदले में मैं बोलूं कि भाई मेरे कंपनी का ये डिवेंचर है इतने रुपए का, ये ले लो। दो रास्ते हैं। तो इसमें हम डिवेंचर इशू करना सीखेंगे, क्योंकि कैश में खरीदना या चेक के थ्रू खरीदना जो है वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो नॉर्मल जर्नल एंट्री। अगर सीधा सीधा पेमेंट करने का होता तो फिर हम इशू ऑफ डिवेंचर में हम इसको पढ़ते ही नहीं। तो देखो इसमें आगे लिखा हुआ है कि 7,20,000 में जो बात पक्की हुई है उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स एट अ 10% डिस्काउंट इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। यानी 7,20,000 रुपये का सेटलमेंट करने के लिए कंपनी ने 100 रुपये वाला डिवेंचर जो है 10% के डिस्काउंट पे इशू कर दिया है। अभी हमने सीखा है कि यानी कि डिस्काउंट पे इशू कर दिया है ना, तो 100 रुपये फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है, तो कितने में इशू किया है? 90 में। तो किसको इशू किया है? वेंडर को। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ डिवेंचर इशू की एंट्री कर रहे हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी मैंने कोई सामान खरीदा, बदले में कोई सामान दे दिया, और वो सामान जो मैं दे रहा हूं सामान का नाम है डिवेंचर। सामान के बदले में सामान, यहाँ पे कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, कुछ पार्ट पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू हो सकता है, वो भी आने वाले क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो वेंडर को हमें देना है, यहाँ पे वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गया था, तो क्रेडिट, या दूसरे भाषा में कहो तो क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं। 2 हम क्या इशू कर रहे हैं? डिवेंचर। डिवेंचर के आगे जो इंटरेस्ट रेट दे रखा हो 10% है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10% डिवेंचर्स। अब 10% डिवेंचर्स के सामने मैंने बताया था हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू कितना है? 100 मानने के लिए मैंने बोला था हमेशा, तो फेस वैल्यू तो 100 मान लेंगे, बट फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर से। तो इसका मतलब इसमें हमें नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने एक्चुअल में कितना डिवेंचर इशू किया है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स परचेज
नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज टू बी इशूड, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया गया है उसके लिए फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर को मुझे कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कितने में बातचीत पक्की हुई है, 7,20,000 रुपये। और इशू प्राइस का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्वेश्चन में 100 रुपये लिखा है। अब या तो डिवेंचर जो है प्रीमियम पे इशू होगा या फिर डिस्काउंट पे होगा, दोनों में से किसी एक पे ही होगा। इस क्वेश्चन में जो बोला है वो 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब हम माइनस कर देंगे 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है। माइनस होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू एक्सपेंस, डिवेंचर को इशू करने में कई बार खर्चा आ जाता है तो उसको ही फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखा है, मैंने बता दिया है कि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा फेस वैल्यू में से, तो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे इशू प्राइस आपका 90 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 90 से डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, ये 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। अब परसेंटेज डिवेंचर के सामने नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू किए हो इनटू में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा 100 ही मानेंगे, इसमें लिखा भी है 100, अगर लिख दे तो फिर वही मानेंगे। तो कितना रुपए आ गया आपका, 8 लाख रुपए आ गया। अब बताओ 10% के डिस्काउंट पे तो आपको घाटा हो गया ना, तो उस घाटे को किस नाम से हम शो करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट आपको मालूम है 10 रुपये है, तो 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर को मैं 10 रुपये के डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 80,000 रुपये। तो इशू ऑफ डिस्काउंट 80,000 रुपये, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर मैं 8 करा रहा हूँ, तो आप जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हीना लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम हरीश लिमिटेड for ₹8,40,000 and took over the liability creditor of ₹80,000 for an agreed purchase consideration of ₹8 lakh. Hina Limited issued 12% debentures of ₹100 each at 25% premium for purchase consideration. Pass necessary journal entry in the books of Hina Limited. यानी कि हम जो यहाँ पे करते हैं परचेजर के बुक में एंट्री करना सीखे हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी है परचेजर जो है वो हीना है, तो इन द बुक्स ऑफ हीना, इन द बुक्स ऑफ हीना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको सबसे पहले खरीदने की बात बोली गई है इसमें कि हीना ने बिल्डिंग खरीदा है किससे, हरीश लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने जिससे खरीदा उसका नाम दे रखा है, वेंडर का नाम दे रखा है। हमने क्या खरीदा है, बिल्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी आपके लिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,40,000 रुपये। 2 आपने साथ में लाइबिलिटी भी खरीदे हो, तो सन्ड्री लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी का नाम दे रखा है क्रेडिटर, तो आप सीधा सीधा टू क्रेडिटर लिख सकते हो। जो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि बिजली बिल बाकी है, लाइबिलिटी का नाम लिखा होता है, लाइबिलिटी का नाम लिखोगे, क्रेडिटर नाम ना लिखा हो तो आप सन्ड्री लाइबिलिटी लिखोगे। कितने रुपए की सन्ड्री लाइबिलिटी जो है वो है 80,000 रुपये की है। और इनके में बातचीत कितने में पक्का हो गया है, वो आपका परचेज कंसिडरेशन जो है 8 लाख रुपए में। यानी कि हमको वेंडर से जो बातचीत हुई है, वेंडर का नाम यहाँ पे क्या है, हरीश है, तो आपको हरीश लिमिटेड लिखना पड़ेगा। अगर वेंडर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट टू वेंडर का नाम क्या है, हरीश लिमिटेड। कितने रुपए में बातचीत हो गई है, फिक्स 8 लाख रुपए में। अब बताओ 8,40,000 रुपये का आपने एसेट्स बिल्डिंग खरीदे हो, 80,000 रुपये की लायबिलिटी है, 8 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके लिए जो कॉस्ट आ गया है वो 8,80,000 रुपये। अब सवाल है कि 8,40 का बिल्डिंग आ रहा है, पेमेंट करना हो रहा है 8,80,000 रुपये, तो ये तो ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, इसका मतलब इस बिल्डिंग की एक मार्केट में वैल्यू रही होगी, गुडविल रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट का मतलब गुडविल है। जैसे नेम एंड फेम, अगर आपका मालूम है कि अगर यहाँ पे कोई फेमस बिल्डिंग है, जैसे अगर हल्दीराम या कोई नथु स्वीट्स है, तो वो वहाँ पे पहले से था, उस बिल्डिंग को आपने एक्वायर कर लिए हो, तो इसका मतलब उस बिल्डिंग की ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू है, तो आप उसको ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो। या दूसरे भाषा में, मार्केट में अगर कोई खरीदो बिल्डिंग तो उसकी वैल्यू अलग होती है, और अगर एक गांव में खरीदो या नॉर्मल
एरिया में खरीदो तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो वो गुडविल के लिए, और अगर हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है तो हमारे लिए फायदा है कैपिटल रिजर्व, जो कि पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डेबिट में 40,000 रुपये आ रहा है, इस बैलेंसिंग फिगर का नाम होगा गुडविल। हरीश लिमिटेड को मुझे 8 लाख रुपए देना है। अब 8 लाख रुपए के बदले में कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू कर दे रही है 12% वाला 25% के प्रीमियम पे। तो ये 12% डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा आपका, और कितने के प्रीमियम पे? 25% के प्रीमियम पे। तो अब यहाँ पे हमें फेस वैल्यू से तो मल्टीप्लाई करना है, पर फेस वैल्यू के साथ नंबर ऑफ डिवेंचर भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि 8 लाख रुपए मुझे लौटाना है, पेमेंट करना है, तो मेरा परचेज कंसीडरेशन 8 लाख रुपए हो गया। इशू प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, फेस वैल्यू 100 रुपये है, प्रीमियम पे इशू हो रही है डिवेंचर, तो यहाँ पे 25% प्रीमियम 25 रुपये आ गया, तो 125 रुपये आपका इशू प्राइस आ गया। तो 8 लाख को 125 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 6,400, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर मैंने कितना इशू किया है? 6,400। तो 6,400, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 6,400 का कितना मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 6,40,000 रुपये। और जब मैं प्रीमियम की बात करूंगा तो 6,400 डिवेंचर है, और कितने रुपए के प्रीमियम पे इशू किए हो? 25 रुपये के, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,60,000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। माधव लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 पर डिवेंचर for the purchase of running business from Gupta Brothers for a sum of ₹15 lakh. The assets and liabilities consider of the following. यानी यहाँ पे माधव लिमिटेड ने जो है 12% वाला डिवेंचर इशू किया है 20 रुपये के डिस्काउंट पे, एक रनिंग बिजनेस खरीदने के लिए। चलता हुआ बिजनेस जो है किसी का खरीद रहा है, कौन? माधव, और ये किसी का मतलब गुप्ता ब्रदर्स है। तो गुप्ता ब्रदर्स का कोई पहले से बिजनेस था, उसका बिजनेस डायरेक्टली कौन खरीद रहा है? पूरा का पूरा 15 लाख रुपए में माधव लिमिटेड। तो परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में आपका 15 लाख रुपए दे रखा है, और जो भी उसका बिजनेस जो था गुप्ता ब्रदर्स का, उस बिजनेस का सब कुछ खरीद ले रहा है, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों। तो क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटी आया है देखते हैं। प्लांट ₹5 लाख, ट्रक्स ₹7 लाख, स्टॉक ₹3 लाख, मशीनरी 6 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ माधव लिमिटेड। माधव लिमिटेड परचेजर है, तो सीधी सी बात है, बिजनेस खरीदा है। बिजनेस में क्या क्या है? एसेट्स आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट, तो एसेट्स डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। तो एक एक एंट्री करते जाइए आप भी साथ में। फर्स्ट एंट्री में आएगा आपका प्लांट अकाउंट डेबिट। तो आप देखिए कि एसेट जो टोटल खरीदा है वो टोटल एसेट्स की वैल्यू जो है वो 21 लाख रुपए आ रहा है, और लायबिलिटी जो है वो 5 लाख रुपए है, और बातचीत कितने में पक्की हो गई है? 15 लाख रुपए। तो 21 के जगह आपका टोटल जो है क्रेडिट में 20 है, इसका मतलब 21 के बदले में 20 के बराबर पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कितने फायदा? 1 लाख रुपए ना, तो यानी 21 के बदले में 20 के बराबर, तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। और वो 1 लाख रुपए का जो फायदा हो गया है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो सीधी सी बात है कि अगर डेबिट में कम आता है तो आप गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट में कम आता है तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगा। अब इस 15 लाख रुपए के बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं? डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने? डिस्काउंट पे। कितना रुपए के डिस्काउंट पे? 20 रुपए। यहाँ पे परसेंटेज की जगह आपको डायरेक्टली 20 रुपए कैलकुलेट करके दे दिया है। तो सेकेंड एंट्री हम करते हैं गुप्ता ब्रदर्स को पेमेंट करने की। 15 लाख रुपए के बदले में आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मतलब इशू प्राइस, तो फेस वैल्यू 100 रुपये है, डिस्काउंट माइनस होता है आपको मालूम है, तो डिस्काउंट है 20 रुपये, तो आपका इशू प्राइस जो है वो 80 रुपये आ गया। तो आप डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? 18,750 नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। इस 18,750 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
परसेंटेज डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू जो कि 100 है और डिस्काउंट के सामने 18,750 को कितने रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये आपका 18,75,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो एंट्री नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 शुरू करते हैं, तो उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समाचार इंडिया लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹14 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम न्यूज लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में समाचार इंडिया लिमिटेड जो है वो परचेजर है, हम परचेजर के बुक में करेंगे क्वेश्चन, और परचेजर ने एसेट्स टेक ओवर किया 14 लाख रुपए का और साथ में 4 लाख रुपए की लायबिलिटी है, और परचेज कंसिडरेशन जो है आपका 9,19,000 रुपये है, यानी कि आगे लिखा फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹9,19,000, 9,19,000 रुपये। अब ये देखना है कि 14 लाख रुपए में से अगर 4 लाख आप घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10 लाख रुपए, और 10 लाख के बदले में कितने पेमेंट करने की बात हो रही है, 9,19,000 रुपये। इसका मतलब जो है कैपिटल रिजर्व आएगा इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से पहले एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होगा सन्ड्री एसेट्स। आपने सन्ड्री एसेट जो खरीदा है वो 14 लाख रुपए का खरीदा है। एसेट्स लिखा हुआ कुछ ना लिखा हो तो आप सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हो या सिर्फ एसेट्स लिख सकते हो, और साथ में लायबिलिटी खरीदा है कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का लायबिलिटी। और किससे खरीदा है, न्यूज लिमिटेड से। तो ये न्यूज लिमिटेड से कितने रुपए की बातचीत हुई है, 19,19,000 रुपए है आपका। और आगे लिखा है क्वेश्चन में, समाचार इंडिया लिमिटेड इशूड अ प्रोमाइसरी नोट ऑफ ₹17,000 पेबल आफ्टर 60 डेज इन फेवर ऑफ न्यूज लिमिटेड। ये हम अभी आगे कर लेते हैं। तो पहले जो है हम न्यूज लिमिटेड से जो हमने ये इतना खरीदा है, तो आप बताइए इसका बैलेंसिंग फिगर इसमें क्या आएगा। इसमें आपका आ गया कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर आपका 81,000 आपका कैपिटल रिजर्व फायदा। अब सेकेंड एंट्री में पेमेंट करने की बात हो रही है, तो इसमें देखिए आप न्यूज लिमिटेड को हमें कितना देना है, 19,19,000 रुपये देना है। और इस 19,19,000 रुपये में लिखा है कि 17,000 रुपये का जो है प्रोमाइसरी नोट, यानी कि एक प्रकार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल इशू कर दिया जा रहा है। तो जो बिल आपका इशू कर दिया जा रहा है 17,000 रुपये का, वो 60 दिन बाद पेमेंट करना है। कितने भी दिन बाद पेमेंट किया जा रहा है उससे हमें क्या लेना और क्या देना। तो आप 17,000 रुपये का सिर्फ बिल, जब आप बिल पे करते थे तो क्या एंट्री करते थे, बिल इशू करते थे, तो टू बिल पेबल अकाउंट 17,000 रुपये। तो देखिए आपका 19,19,000 रुपये में से 17,000 रुपये का तो आपने बिल पेमेंट कर दिया। ये बिल की जगह कोई क्वेश्चन में कैश भी हो सकता है या फिर बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो सकता है। कुछ पार्ट पेमेंट जो है कभी कभार कैश या बैंक के थ्रू भी कर दिया जाता है। और बैलेंस जो अमाउंट है आगे लिखा है क्वेश्चन में कि बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर डिवेंचर। तो आप ही बताइए 19,19,000 में से 17,000 रुपये का तो आपने बिल के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो आपका जो परचेज कंसिडरेशन हो गया वो आपका 19,02,000 रुपये बच गया। ये 19,02,000 कैसे आया, आपका 19,19,000 रुपये माइनस का 17,000 रुपये, तो ये आ गया। डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस में फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम पे इशू किया गया 25 रुपये के प्रीमियम पे है, तो आपका आ गया 125 रुपये इशू प्राइस। तो आप 125 से डिवाइड करिए, कितना आंसर आ रहा है, 15,216 डिवेंचर। कितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं, 15,216। और यहाँ पे जो डिवेंचर इशू हो रहा है वो डिवेंचर के आगे क्या परसेंटेज दे रखा है, हाँ जी, आपको डिवेंचर के आगे जो है वो परसेंटेज आपको नहीं दे रखा है। तो जब नहीं दे रखा है तो हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज डिवेंचर लगा देंगे। तो परसेंटेज डिवेंचर, और परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर आपका 15,216 और फेस वैल्यू है 100, और प्रीमियम पे इशू किया गया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 15,216 मल्टीप्लाई करेंगे 25, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट कितना है 25 रुपये। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 15,21,600, और इसको मल्टीप्लाई करके ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका सम कर सकते हैं, ये तीनों का सम जो है 19,19,000 रुपये के बराबर आ रहा है। तो कितना आसान है, यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में 3 नंबर का आ जाता है तो फ्री के नंबर है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसके।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। किंग लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ ₹6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। King Limited paid the purchase consideration by issuing 10,000 debentures of ₹100 each at a premium of 10% and ₹11 lakh by bank draft। कमाल की बात है इस क्वेश्चन में दोस्तों, 25 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा जा रहा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री तो लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स डेबिट होगा, 25 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा है और साथ में 6 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो आप बताइए 25 में से अगर हम 6 लाख रुपए की लायबिलिटी घटा देते हैं तो 19 लाख रुपए रह जाता है। कितना पेमेंट करना है? 19 लाख। और आगे लिखा है कि कंपनी ने 10,000 का डिवेंचर, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट नहीं करना है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में 10,000 डिवेंचर इशू हो रहा है, इस कंसीडरेशन के बदले में वो ऑलरेडी दे दिया है। तो आप ही बताइए कि 10,000 डिवेंचर इशू किया गया है और फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो बताइए कितना आ गया आपका? ये आ गया 10 लाख रुपए और साथ में प्रीमियम पे इशू किया है। तो जो सेकेंड एंट्री होता है, पहले यहाँ पे सेकेंड एंट्री कर लेते हैं। और सेकेंड एंट्री किससे खरीदा गया है? यहाँ पे क्वीन लिमिटेड से। तो 2 इसमें क्या है कि हमने 25 लाख का खरीदा एसेट, 6 लाख रुपए का लायबिलिटी है, तो 25 में से 6 घटा देंगे, 19 लाख रुपए हमको पेमेंट करना है। और 19 लाख रुपए के बदले में आपने क्या किया कि डिवेंचर इशू कर दिया है, तो 19 लाख रुपए पेमेंट करना है। उसमें से डिवेंचर आप कितने का इशू कर रहे हो? डिवेंचर जो है 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मतलब कि 10 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर दिए हो। प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो प्रीमियम जो है 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर पे कितना परसेंट प्रीमियम? 10%। तो 100 का 10% 10 रुपए, यानी कि आपका आ गया प्रीमियम 1 लाख रुपए। और बताइए जो क्वेश्चन में आगे बोला है कि 11 लाख रुपए का जो बैलेंस अमाउंट रह गया है वो पेमेंट किया जा रहा है बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक के थ्रू। तो 11 लाख रुपए यहाँ पे है, तो इसका मतलब आपने टोटल कितना पेमेंट किया? 22 लाख। और आप बताइए 25 में से अगर ये 6 घटा दे रहे थे तो कितना बच रहा था? 19 लाख रुपए। यानी देना था 19 लाख रुपए, पर आप एक्चुअल में पेमेंट कितना कर रहे हो? 22 लाख रुपए। तो 19 से ज्यादा यानी जितना था उससे ज्यादा, तो ज्यादा किस लिए पेमेंट कर रहे हो? इसका मतलब गुडविल के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 लाख रुपए और ये 22 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाएगा। क्या चीज का आ जाएगा? गुडविल का। कमाल है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बस यही ऑल अभी तक के जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमको ये वेंडर के सामने कितना अमाउंट होता था, परचेज कंसीडरेशन डायरेक्टली गिवन होता था। इसमें जो परचेज कंसीडरेशन है वो इनडायरेक्टली गिवन है, यानी कि वेंडर से कितने में बातचीत हुई है, उसके बदले में क्या क्या दिया है ये दे दिया है, और बाकी आपको खुद समझने पे छोड़ दिया था कि आप खुद ही समझ लो कि परचेज कंसीडरेशन कितना है और उसके हिसाब से बैलेंस फिगर गुडविल या फिर क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आप खुद ही कैलकुलेट करो। ऐसा क्वेश्चन ने आपसे चाहा था, तो आपने क्वेश्चन की चाहत पूरी कर दी है और आपकी भी चाहत पूरी हो गई। इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन अगर आता है परचेज कंसीडरेशन से रिलेटेड तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन गिवन है इससे टफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो है हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, नोट करिए। अगला हम इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं डिवेंचर पे। तो डिवेंचर पे जैसे हमने डिवेंचर का मतलब समझा था कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो एक प्रकार से ये लोन है और इस लोन पे हमको हर साल इंटरेस्ट देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करने की एंट्री की जाती है, हम वो सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बीजी लिमिटेड इशू 2012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, यानी कि कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किया है और डिवेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपये, मतलब कि 2 लाख रुपए का डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पे, तो आपका फेस वैल्यू आ गया 2 लाख रुपए। इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा,
चाहे डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, रिडम्पशन चाहे प्रीमियम पे हो या एट पार पे हो, कोई लेना देना नहीं है, हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आगे आपका लिखा है द इशू वाज फुली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March and the tax deducted at sources is 10%. Pass necessary journal entries related to the debenture interest for the half yearly ending 31st March 2022 and transfer of interest on debenture of the year to the statement of profit and loss। यानी कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करने की एंट्री होगी 6 महीने पे, और डिवेंचर इशू हुआ है 1 अप्रैल को और जो कंपनी का क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च है, तो इसीलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट का है 1 अप्रैल के बाद पहला 6 महीने जो होगा वो 30 सितंबर होगा, तो 30 सितंबर को पहला इंटरेस्ट का पेमेंट, उसके बाद 30 सितंबर का 6 महीना और कब होगा 31 मार्च को। तो पहली बार 2021 में इशू किया गया था, तो बताओ 30 सितंबर, और ईयर एंडेड आपको बता भी दिया है कि 31 मार्च 2022, यानी 1 साल का एंट्री करना है। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है आपको उसकी एंट्री करनी है। तो इस बीच में आपने 2 बार किए हो, तो पहली बार तो आपने 2021 में सितंबर 30 को पेमेंट किए हो। तो मालूम है कि इन सब की एंट्री जो होता है पहले एक बार ड्यू की एंट्री होती है, उसके बाद जो है पेमेंट की होती है। तो यानी हर बार जब भी इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी, एक बार ड्यू की। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, और इंटरेस्ट का जो आपको मैंने बताया था कि डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज होता है तो यही आपका इंटरेस्ट रेट होता है, इसी को कूपन रेट भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में 12% दे रखा है, और ये 12% किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, फेस वैल्यू। तो 2 लाख रुपए का 12% जो हो जाएगा आपका 24,000 रुपीज आ गया। और ये 12% जो होता है हमेशा पर एनम अज्यूम किया जाता है 1 साल का। इसका मतलब 2 लाख का 12% जो 24,000 आया है वो 1 साल का आया है, और आपको 6 महीने पे पेमेंट करना है। तो 6 मंथ का मतलब इसका आधा आधा करके, यानी कि साल में 2 बार पेमेंट करना है 12,000 करके, और इस पे टैक्स भी देना है। इंटरेस्ट के इनकम पे जो है हमको टीडीएस पेमेंट करनी होती है। तो टीडीएस जो है वो उस कंपनी को देना पड़ता है जिसको इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हुई है। बट अब वो सरकार कहती है कि भाई हम उसके पास नहीं जाएंगे, सीधा इनकम उसकी जहां से जनरेट होती है उसी से सरकार कहती है भाई उससे मैं लेने जाऊंगा। यहाँ पे जो बीजी लिमिटेड ने इशू किया है, ठीक है, तो बीजी लिमिटेड को ही पकड़ लिया सरकार ने कहा भाई आप इंटरेस्ट किसी को दे रहे हो ना, मैं उसके घर पे उससे इंटरेस्ट का पैसा मांगने नहीं जाऊंगा। एक काम करो कि उसके हिस्से का जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना, ये 12,000 इस पे मुझे आप ही टैक्स दे दो, और उसको बैलेंस अमाउंट घटा के आप पेमेंट कर देना। ठीक है सर, हम पेमेंट कर देंगे। मुझे तो 12,000 करके 2 बार देना, चाहे मैं उसको दूं जिससे मैंने लोन लिया है, या उसमें से आप कुछ हिस्सा ले लो, मुझे तो बस इतना देना है। ठीक है, दे दो। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री। तो ड्यू कंपनी, अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे लिए क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इंटरेस्ट मुझे देना है ना, तो मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी 30 सितंबर को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर यहाँ पे क्यों आया है, एक बात बताइए, मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो किसको करना है, किसी पर्सन को ही तो करना है ना, तो पर्सन को मुझे देना पड़ेगा। और अगर हम किसी से उधार लेते किसी को देना होता है तो मेरे लिए एक प्रकार से क्रेडिटर का काम करता है, जिसको भी मुझे देना है। तो लायबिलिटी, क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी होता है ना, तो मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट जो है अभी देना है। अभी ड्यू की एंट्री कर रहे हैं तो मुझे देना है, कितने रुपए देना है, देखिए पूरे साल का 24,000 रुपए है, हम साल में 2 बार करके देंगे, तो 2 बार कितना, 12 करके देंगे। तो पहली बार का 12,000 रुपए मेरा टोटल इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। उस 12,000 रुपए में सरकार ने कहा कि इसका 10% मुझे दे दो। इंटरेस्ट की इनकम पे नॉर्मली 10% टीडीएस लगता है अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम 10,000 से ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका टीडीएस जो है वो बोला है
10%, ठीक है। तो ये TDS 10% है। अगर आपके एग्जाम में इंटरेस्ट की इनकम 10,000 से कम होती है और उसके बावजूद क्वेश्चन में बोलता है कि इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे 10% TDS लगाना है, तो आपको वो TDS कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा और उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बट रियल लाइफ में जो है 10,000 से ऊपर होती है तभी इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स लगता है, और ऐसे भी 24,000 पे है तो लगेगा ही लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब टैक्स भी अभी मैं ड्यू की एंट्री कर रहा हूं तो टैक्स मुझे देना है ना, तो देना है टैक्स। तो लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये दोनों मेरे लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये मेरे लिए 12,000 खर्चा और ये दोनों लायबिलिटी मुझे किसी को देना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? TDS पेबल। TDS पेबल में कितना? 12,000 रुपए का 10% आ जाएगा। तो 12,000 का 10% आपका आ गया 1,200। तो 12,000 रुपये मुझे किसी को टोटल देना था डिवेंचर होल्डर को, 1,200 रुपये उसमें से सरकार ने छीन लिया। तो अब मैं डिवेंचर होल्डर को कितना रुपए दूंगा? 10,800 रुपये, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए एक्सपेंस है, इसको मैंने लायबिलिटी LIC के नाम से इंक्रीज कर दिया। अब जब पेमेंट करूंगा तो ये लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम डेट को मैं पेमेंट करने की एंट्री करूंगा, तो क्या होगा एंट्री? डिवेंचर होल्डर डेबिट 12,000। तो ये मैंने पेमेंट करने की एंट्री कर दी। यहाँ पे मैंने ड्यू 10,800 डिवेंचर होल्डर को दे दिया, 1,200 रुपये सरकार को दे दिया, और जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो 12,000 रुपये चला गया। ये पेमेंट करने की एंट्री हो गई। अब दोबारा कब पेमेंट करना पड़ेगा? 31 मार्च। तो बताइए 30 सितंबर 2021 के बाद 31 मार्च कब आएगा? पहली बार 2022 में। तो यहाँ पे 2022 लिखना पड़ेगा और मार्च 31। दोबारा सेम एंट्री होगा, सेम अमाउंट होगा। आप इंटरेस्ट की सेम एंट्री कर दीजिए। ये आपका 31 मार्च का एंट्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सेम एंट्री मैंने किया है, बस 2 बार करना था। अगर आपको साल में 1 बार करना होता, एनुअली इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता, तो ये पूरा का पूरा एंट्री जो है एक ही बार करते 31 मार्च को। तो 2 बार करना है, तो टुकड़ों में हमने बांट दिया, तो 24,000 को 2 पार्ट में। तो ये ड्यू का हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, और नेक्स्ट जो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो ये 2 एंट्री कंप्लीट हो गया 2 समय का इंटरेस्ट पेमेंट का। आपको मालूम है कि पूरे साल में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि जो आपका इंटरेस्ट का जो चार्ज है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है, और ये चार्ज करने की एंट्री साल के एंड में ही की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती है। तो ये जो आपने इंटरेस्ट 2 बार आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से एंट्री किए हो, इस पूरे को आप किससे चार्ज करोगे? PNL से। और कब करोगे? साल के एंड में एक ही बार होता है। भले ही पेमेंट का 2 बार किया गया हो, पर चार्जिंग का एंट्री जो है या किसी अकाउंट में ट्रांसफर की जो एंट्री होती है, साल में एक ही बार किया जाता है, एट द एंड ऑफ ईयर। तो क्या एंट्री करेंगे? PNL में हम क्या करते थे? डेबिट साइड लिखा करते थे ना। अब क्योंकि कंपनी का जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप डेबिट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने डेबिट किए थे, अब उसको खत्म करना है तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये आपका कंप्लीट हो गया। मैंने ये एक्सपेंस को PNL से चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने जो डेबिट किया था कैंसिल कर दिया। और नरेशन जो है, नरेशन लिखना है और लिखना है, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज्ड अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पूरा का पूरा 12 और 12 24,000। अब ये किसको पेमेंट किया उससे कोई लेना देना नहीं, बस आपने एक्सपेंस जितना शो किया तो उसको खत्म करना है, तो मैंने इतने से खत्म कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। अब 2 और टॉपिक रहता है हमारा डिवेंचर में, एक रहता है कोलेटरल सिक्योरिटी और दूसरा रहता है आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे के दोनों टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हम कोलेटरल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। यानी कि कई बार कंपनी जो है बैंक से लोन लेती है, और बैंक से लोन लेती है तो वो अपने बिजनेस का पेपर या बिल्डिंग का पेपर, कोई भी सिक्योरिटी जमा करके बैंक से लोन लेती है। पर कई बार बैंक वाले कहते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है। आपका अगर ये जो आपने गिरवी रखे हो, ये प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस का पेपर, अगर हम इससे
अगर हम इससे मनी रिकवरी ना कर पाए तो फिर क्या करें, आपको एडिशनल सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। तो कंपनी कहती है कि एडिशनल अब क्या करें, तो बैंक वाले कहते हैं आप तो डिवेंचर पब्लिक को इशू करते हो, तो एक काम करो, आप मुझे एक डेड डिवेंचर दे दो। क्या, डेड डिवेंचर। अच्छा, अभी तक के हमने नॉर्मल जो सीखे हैं डिवेंचर इशू करना सीखे हैं, यहाँ पे ये डेड डिवेंचर का मतलब क्या होता है? ये डेड डिवेंचर का मतलब ये होता है कि कंपनी ने एज अ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सिक्योरिटी डिवेंचर इशू करने के लिए तैयार हो गई है, पर उस डिवेंचर पे कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अगर कंपनी कभी उस बैंक का जो लोन का अमाउंट है अगर वो पेमेंट करने में विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक वाले उनकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी जमा है उससे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, और अगर उस समय रिकवरी ना कर पाए उस प्रॉपर्टी से या उस सिक्योरिटी से, तो उस सिचुएशन में बैंक वाले के पास राइट होगा कि जो डेड डिवेंचर है उसमें एक फूक मारेंगे और वो लाइव डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस डेट से कंपनी को उस डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और उस डिवेंचर का अमाउंट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि कोलेटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल सिक्योरिटी है जिसके बदले में कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ना उसके अमाउंट से कोई लेना देना है, बस एक सेटिस्फेक्शन के लिए इशू किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम IDBI बैंक। The company issued 5,009% debentures of ₹100 each as a collateral security for the same. Show how these items will be presented in the balance sheet of the company. सीधा सा, यानी कि एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 4 लाख रुपए से, हम किसके बुक में एंट्री करेंगे? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। 4 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है, तो आप ही बताइए बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि आप यही एंट्री करते आए हैं बचपन से कि जब भी हम लोन लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। कितने रुपए का आपने लोन लियो? 4 लाख रुपए का। तो जो 4 लाख रुपए का आपने लोन लिए हो, यही है आपकी लायबिलिटी, यही अमाउंट है आपको पेमेंट करना। और आगे जो लिखा है, आपने 5,000 डिवेंचर इशू किया है 100 रुपए के फेस वैल्यू वाला, यानी कि 5,000 इंटू में 100 मतलब 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए का ये एक प्रकार से डेड डिवेंचर है जिस पे आपको ना इंटरेस्ट देना है ना रिफंड करना है, बस सेटिस्फेक्शन के लिए आपने एक सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू कर दिए हो और कुछ भी नहीं है। और इसका 2 मेथड है इसकी ट्रीटमेंट का, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 में आप विदाउट जर्नल एंट्री करेंगे और मेथड 2 में आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। एग्जाम में कुछ भी ना बोला हो तो आप मेथड 1 फॉलो करिए या मेथड 2 करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो आपको मेथड 2 ही फॉलो करना पड़ेगा, और अगर बोल दे कि मेथड 1 तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाना है। और बैलेंस शीट भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे और कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे। और कंपनी का बैलेंस शीट आपको मालूम है कि वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, और वर्टिकल फॉर्मेट में आपका अपर साइड में जो होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, और एसेट्स जो होता है उसके नीचे होता है। 2 साइड को हमने सिंगल वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना सीख रखे हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है, मतलब कि बैलेंस शीट का टैली होना जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ये डिवेंचर इशू करने से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड आपको इसमें पोस्टिंग करनी है। तो आपको मालूम होगा कि अगर हम लोन लेते हैं तो लोन लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी होता है? नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग में शेयर होल्डर फंड का कोई काम नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। आपको सिर्फ बैलेंस शीट में क्या लिखना है? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का ही एक पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और लॉन्ग टर्म बोरिंग में ही आपका लोन फ्रॉम बैंक या फिर डिवेंचर इशू आता है। तो अब इसका डिटेल, क्योंकि बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं, इसको हम कैसे दिखाते हैं? हम इसको नोट्स टू अकाउंट के हेल्प से शो करते हैं।
तो इसका डिटेल मैंने नोट्स नंबर में 1 नंबर लिख दिया है और ये 1 नंबर आप नोट्स टू अकाउंट में देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग। और अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोन टेकन फ्रॉम IDBI। कितने रुपए का आपने लोन लिए हो? 4 लाख रुपए का। देखो कहानी यहीं पे खत्म हो गया है। ये आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए, 4 लाख रुपए लिख लीजिए और ये 4 लाख रुपए आप बैलेंस शीट में यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए और ये आपका कंप्लीट हो गया है। कमाल हो गया ना, इतना आसान, फ्री का नंबर। हाँ जी बिल्कुल आसान है। हाँ यहाँ पे आपको ये कुछ लिख देना चाहिए, ये आपको यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि आपने लोन लिए हो, आउटर कॉलम में तो सिर्फ 4 लाख रुपए आएगा। तो ये लोन जो लिए हो कैसे लिए हो, इसके लिए आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी जमा करना पड़ा है ना, तो आपको बस लिख के दिखा देना। क्या लिख के दिखाना कि दिस इज लोन सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 5000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योर। ठीक है, 5000 का 9% वाला यानी 100 रुपए का फेस वैल्यू यानी 5 लाख रुपए का आपने डिवेंचर इशू किया। इस 5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में नहीं लिख सकते हो। अगर आपने आउटर कॉलम में लिख दिया इसका मतलब लाइव डिवेंचर होगा, वो आपके लिए अलग से लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और उसको अलग से पेमेंट भी करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ब्रैकेट में आपको लिखना होगा बस बताने के लिए। ठीक है, तो मेथड 1 आपका कंप्लीट हो गया है। मेथड 2 में क्या करना पड़ेगा, ये लोन का तो सिंपल एंट्री होता है। मेथड 2 में बोला है कि आपको एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री क्या पास करना पड़ेगा, डिवेंचर इशू करने का। तो डिवेंचर इशू करने का हम एंट्री क्या करते हैं, 9% डिवेंचर 5 लाख रुपए का। सर ये क्या हो रहा है, अभी अभी आपने बताया कि डिवेंचर यहाँ पे जो है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हो रहा है। तो आप यहाँ पे अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप 9% डिवेंचर क्रेडिट कर रहे हैं। हमने इससे पहले सीखा कि अगर पर्सनल डिवेंचर को क्रेडिट करते हैं तो उतने से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। तो आपने तो एक सरदर्द दे दिया, 4 लाख रुपए तो अलग से देना है, 5 लाख रुपए मुझे और अलग से देना पड़ेगा ना। क्यों नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे एक लायबिलिटी तो क्रिएट कर दी हो, बट इस लायबिलिटी को हमें खत्म करना होगा। किससे खत्म करना होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से। तो आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दीजिए। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। और नरेशन में क्या लिखना होगा, इशू ऑफ 5000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि आपने एक्चुअल में जो डिवेंचर इशू की हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और जैसे ही कोलेटरल सिक्योरिटी आ गया मतलब ये एडिशनल सिक्योरिटी है और ये आपने एक लायबिलिटी क्रिएट किया, तो आपने एक डिवेंचर सस्पेंस कि ये जो है सस्पेंस में है कि ये फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक प्रकार से कंटीजेंसी लायबिलिटी होता है। अगर आप लोन का अमाउंट पेमेंट करने में फेल होते हो और जो प्राइमरी सिक्योरिटी उससे बैंक वाले नहीं रिकवरी कर पाते, तो उस केस में ये डेड डिवेंचर लाइव डिवेंचर में कन्वर्ट होगा। हम इसको अभी देखेंगे कि इसको बैलेंस शीट में अभी भी शो करेंगे, बट उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इसका बैलेंस शीट में देख लेते हैं इफेक्ट क्या आएगा। सेम है, बैलेंस शीट तो वैसे ही बनेगा। तो यहाँ भी आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड लिखने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि लोन सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। कौन से में, लॉन्ग टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म बोरिंग का हम नोट्स टू अकाउंट में डिटेल से दिखाएंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका सबसे पहला तो इफेक्ट आएगा लोन फ्रॉम बैंक, 4 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी हो गई और ये बैंक का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो IDBI। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी एंट्री होगी वो आपको इसी से, यानी कि आपने 9% डिवेंचर इशू किए हो तो आप यहाँ पे 9% डिवेंचर दिखाएंगे। डिवेंचर कितना, 5000 डिवेंचर इशू किए हो, 100 रुपए वाला 5 लाख रुपए का। आउटर कॉलम में नहीं दिखाएंगे और ये जितने से आपने लायबिलिटी क्रिएट किए थे उतने से ही सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके आपने उसको एक प्रकार से खत्म कर दिया। तो यहाँ पे आप माइनस करके दिखाओगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या आया, नील आया, यानी कि टोटल अभी भी 4 लाख रुपए ही है। 5 लाख रुपए लायबिलिटी एक क्रिएट किया, फिर वो सस्पेंस मैंने सस्पेंस से उसको कैंसिल करके नील। तो यानी यहाँ पे आपका 4 लाख रुपए ही आएगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, बस दिखाना। यहाँ पे हमने डिवेंचर क्रिएट किया तो डेबिट से खत्म करके शो कर दिया। तो यही है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट। आप मेथड 1 करिए, दोनों मेथड 2 करिए, दोनों में से कोई भी मेथड करिए। एग्जाम में दोनों मेथड अगर पूछ लेता है तो दोनों से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला और लास्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर का
राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यानी हमने जब स्टार्टिंग में डिवेंचर इशू करना सीखा था तो डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है और डिवेंचर जो है रिडम्पशन एट प्रीमियम। और मैंने बताया था कि जब डिवेंचर जो है रिडम्पशन पे प्रीमियम यानी कि रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे होता है तो जितना एक्स्ट्रा पैसा लौटाने का वादा करते हो वो भी आपके लिए एक प्रकार से लॉस है। तो वो लॉस और जो इशू करते हो डिस्काउंट पे ये भी एक लॉस है। तो इस तरह के लॉस को क्या है कि कंपनी में एक प्रोविजन बनाया गया है कि कंपनी इस तरह का अगर कंपनी का कोई लॉस होता है तो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है और कैपिटल लॉस को उसी साल कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको खत्म करना होगा। ठीक है, तो उसी साल खत्म करना है जिस साल कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है या जिस साल लॉस या डिस्काउंट जो है इनकर्ड हुआ है। तो क्या कंपनी ने प्रोविजन बनाया है कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट, and if security premium reserve does not exist or adequate amount to write off the amount of discount or loss, it is written off from security premium reserve to the extent of balance in security premium reserve, and the balance left is written off from statement of profit and loss in the it is incurred। मतलब ये कि अगर आपका लॉस या डिस्काउंट का अमाउंट है वो सबसे पहले आपको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आपको राइट ऑफ करना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, जब भी स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं तो कभी भी स्टेटमेंट के आगे आप अकाउंट नहीं लगाएंगे। सपोज मैं एग्जांपल के लिए अगर बोलूं कि 10,000 रुपए का लॉस है और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ 6,000 रुपए बैलेंस है तो 6,000 रुपए तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा, बाकी जो 4,000 रुपए रह गया वो आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, किससे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और सपोज अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास 1 रुपए भी बैलेंस नहीं है तो जितना अमाउंट आपका लॉस या डिस्काउंट का अमाउंट है वो पूरा का पूरा किससे राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, सेम ईयर में जिस साल आपका ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो बस इतना सा ही खेल है और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहे हैं, जल्दी से आप देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2019 मूनलाइट लिमिटेड इशूड 1009% डिवेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब ये कि कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू कर दिया है, फेस वैल्यू है 200 रुपये और डिस्काउंट पे इशू किया है कंपनी ने 5% के। ठीक है, और रीपेबल जो करना है वो 10% के प्रीमियम पे करना है। तो सबसे पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। तो इशू हो रहा है 1 अप्रैल 2019। तो फर्स्ट एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक के सामने हमेशा इशू प्राइस आता है और डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो 200 रुपये है और आपने कितना डिवेंचर इशू किए हो? 1000। तो 1000 का 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज डिवेंचर के सामने तो 2 लाख रुपए आ गया। बट बैंक के सामने हमेशा क्या आता है? इशू प्राइस, और इशू जो हुआ है 5% के डिस्काउंट पे, तो 200 का 5% जो होगा वो 10 रुपये होगा। तो इसका मतलब 200 में से 10 रुपये घटा दोगे तो आपका 190 रुपये आ जाएगा, 1,90,000। ठीक है, और ये डिस्काउंट आपके लिए लॉस है, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अकाउंट डेबिट कर देंगे। 1000 डिवेंचर 10 रुपये, 1000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर पे 10 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब कि 10,000 रुपीज़। और आपने 10% ज़्यादा लौटाने का वादा किया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है एट 10%, तो इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट करना पड़ेगा। 1000 डिवेंचर के लिए 200 का 10% जो है वो आपका 20 रुपये आ गया। इसका मतलब कितने रुपए के प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है? 20 रुपये के हिसाब से 1000 डिवेंचर के लिए 20,000 रुपये हो गया, और ये 20,000 रुपये आपके लिए एक प्रकार से लॉस है।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और मैंने बताया था कि डिस्काउंट भी आपके लिए लॉस और ये लॉस, तो दोनों को मैं एक साथ मर्ज करके भी लिख सकता हूँ। तो ये मर्ज करके अगर लिखेंगे तो क्या एंट्री होगा, ये हम मर्ज कर देंगे तो 20 और 10 आपका 30,000 रुपये आ जाएगा। परसेंटेज डिवेंचर के सामने सेम अमाउंट आएगा 2 लाख रुपए, बाकी कोई एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये तो हमने कर लिए हैं एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू, इशू की एंट्री हो गई है। आगे बोला है क्वेश्चन में ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। हाँ जी, आगे ये तो कंप्लीट हो गया। द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हाँ जी, यानी इशू की आपको जर्नल एंट्री करनी थी, हमने कर लिया। और दूसरी एंट्री जो करनी है नेक्स्ट एंट्री, वो आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। और मैंने जैसे कि बताया कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इससे अगर नहीं हो पाता है तो ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। और ये एंट्री हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर ही होगी। तो बताइए डिवेंचर कौन से साल में इशू हुआ है, 2019 अप्रैल में। और मैंने बताया था कि जिस साल कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है या जिस साल ये लॉस हुआ है, कंपनी को उसी साल के प्रॉफिट से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना होगा साल के एंड में। तो 1 अप्रैल 2019 के बाद जो साल, इस अकाउंटिंग ईयर का जो साल खत्म होगा कब होगा, 2020 मार्च 31। एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए का बैलेंस है। और ध्यान से देखिए कि आपका जो ये टोटल लॉस है 10,000 डिस्काउंट और 20,000 रुपए आपका ये लॉस, दोनों कंबाइन करने पे टोटल लॉस जो आपका 30,000 रुपए। तो ये दोनों को ही राइट ऑफ करना होता है क्योंकि दोनों कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए। तो 30,000 रुपए राइट ऑफ करना है, 10,000 रुपए ही आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस अवेलेबल है। तो इसका मतलब बचा कितना, 20,000 रुपए। वो 20,000 रुपए आपको कहां से राइट ऑफ करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000 रुपये आपका लॉस था, 30,000 रुपये आपने राइट ऑफ कर दिए, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से, 10,000 रुपये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और ये आपका कंप्लीट हो गया। राइट ऑफ करने का बस यही एक एंट्री है, इसके अलावा और दूसरा कोई एंट्री नहीं है, ना ही इसके अलावा कोई अलग प्रोविजन है। प्रीमियम से फर्स्ट प्रायोरिटी दे के करनी है और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, बस ये एंट्री साल के एंड में राइट ऑफ करने की करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा इशू ऑफ डिवेंचर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे असाइनमेंट में 20-21 क्वेश्चन है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे अलग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसी के जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले 1 in 1 लेक्चर में। थैंक यू सो मच।